तो नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जो भी क्लास देख रहे हैं, जितने भी साथी दोस्त बच्चे जो भी देख रहे हैं, सभी को दिल से आभार, प्यार भरा नमस्कार। तो आज है तीसरी क्लास। आज हम तीसरी क्लास में बात करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आप विटामिन की कमी से होने वाले रोग पहले दूसरी क्लास में कुछ पॉइंट आपने देख लिया होगा। इसमें कुछ पॉइंट छूटा हुआ था, तो इसको मैंने आज नोट किए हैं और इसको आपको हम बताते हैं। पहला नंबर पे है विटामिन B2, यानी इसकी कमी से किलोसिस होता है, ड्राई ऑफ स्किन एंड रेडनेस आई, यानी यहाँ पे स्किन सूखने लगता है और आंख क्या हो जाता है, लालीपन हो जाता है, आंख के अंदर लालिमा आने लगती है। ठीक है, तो विटामिन B2 की कमी से हो जाता है किलोसिस, जिसकी वजह से स्किन हमारा क्या हो जाता है, सूखने पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है और आंख के अंदर रेडनेस आने लगता है, लालिमा आने लगता है। ठीक है, तो इसको पूर्ति करने के लिए इसका जो सोर्स होगा, इसका उपचारू सोर्स होगा, तो मिल्क होगा, चीज पनीर होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडा भी खा सकते हैं, लीवर भी खा सकते हैं। लीवर मीट मछली का जो भी लीवर होता है उसका खा के आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना सोर्स है, ये सारा उसका सोर्स है, इसको याद रखिएगा। विटामिन B2 किलोसिस होता है, जिसमें स्किन सूखा पड़ जाता है, आंख के अंदर रेडनेस आ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, विटामिन B3 की, तो ये होता है प्लेग्रा। क्या होता है, प्लेग्रा होता है, जिस त्वचा पे दाग खुजली जो हम कहते हैं उसे कहते हैं प्लेग्रा। क्या कहते हैं, प्लेग्रा। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से वहां पे त्वचा पे दाग खुजली आने लगता है। तो इसकी उपचारू सोर्स है वीट, गेहूं, गम, अनाज, है ना, मिल्क, एग, मीट, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन मतलब गन्ना, शुगर केन मतलब गन्ना। ठीक है, तो इन सारे चीज से आप इसको भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब चौथा है विटामिन 5, सॉरी तीसरा है ये, तीसरा है विटामिन 5, B5। इसमें होता है हेयर बिकम्स वाइट, एक्वेट बॉडी पेन, यानी यहाँ पे विटामिन B5 की कमी से हमारा बाल जो होता है वाइट होने लगता है, उजला होने लगता है, जिसकी वजह से। और दूसरी वजह ये होती है कि एक्वेट बॉडी, पूरी बॉडी में पेन होती है, दर्द होती है। तो इसको उपचार करने के लिए इसका सोर्स होता है मिल्क होता है, ग्राउंड नट होता है ना, हनी होता है, एग होता है ना, ये सब खा के आप जो है तो इसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। बशर्ते इसका डाइट प्लान आपको पता होना चाहिए कि किसको कब लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की, बात करते हैं विटामिन B6 की। तो इसमें होता है एनीमिया। क्या होता है, ये इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक का भी होता है ना। तो ये सबको देखा जाता है बाई द वे एनीमिया। इसमें जो है इसको टेक केयर करने के लिए मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ईग खा सकते हैं, पी मटर खा सकते हैं। ठीक है ना, और सोयाबीन में हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट प्रोटीन होता है, ये इसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। विटामिन
अब बात करते हैं विटामिन B7 की। ये 5th नंबर सीरियल है। विटामिन B7 की वजह से क्या, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, हेयर फॉल। क्या होने लगता है, हेयर फॉल। यहाँ पे बाल झड़ना चालू हो जाता है। क्या होता है, बाल झड़ने लगते, बाल हमारा क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। पैरालाइसिस टाइप्स ऑफ इंडक्शन, पैरालाइसिस टाइप्स के इंडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अक्सर कुछ लोगों को पैरालाइसिस टाइप का इंडक्शन होता है, जो बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ पार्ट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये B7 की डिस्किसिस से होने लगता है। इसको उपचार करने के लिए मिल्क देखिए, अक्सर में मिल्क कॉमन है, यानी मिल्क में कुछ विटामिन ऐसी है जो पाई जाती है, तो मिल्क अक्सर में कॉमन है। मिल्क, हनी, ग्राउंडनट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, यहाँ से आप इसको भरपाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 की, है ना। तो इसमें होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, इसे पेशियस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशियस। इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो इसे मिल्क से, चीज से, है ना, सोयाबीन से, चीज मतलब पनीर से, ठीक है, याद रखिएगा, पनीर से, सोयाबीन से इसको कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी से होता है प्रनाशी एनीमिया, बर्निंग फीट सिंड्रोम्स, इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम्स भी कहते हैं। ऐसी ये डिस्केसेस हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए अंडा, फिश, मिल्क, लीवर, इन सब का जो है सेवन करने से ये प्रनाशी एनीमिया ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी ये ऐसी बीमारी है जो मसूड़ से खून आता है। कहाँ से आता है, मसूड़ से खून आना चालू होता है। ये ऐसी बीमारी है जो मसूड़ से खून आता है, तो इसको कंप्लीट ठीक करने के लिए आप जितने भी खट्टेदार पदार्थ हैं उसको खा सकते हैं। सोर जूसी फ्रूट यानी फल खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, लेमन खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, है ना, ऑरेंज खा सकते हैं। इसको जितने भी खट्टेदार पदार्थ हैं इसको सेवन करके इसमें स्कर्वी का आप भरपाई कर सकते हैं, इसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। विटामिन डी, अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है, रिकेटस। इन चाइल्ड में होता है रिकेटस और एडल्ट पर्सन में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। क्या होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया। इसमें फिश ऑयल यानी मछली का तेल, अंडा, सनलाइट की नीड पड़ती है। इससे आप कंप्लीटली पूर्ति कर सकते हैं ऐसी बीमारी को, रिकेटस को। फिश ऑयल खिला सकते हैं, बच्चे को भी खिला सकते हैं। एडल्ट में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया, इसको याद रखिएगा। और इसकी नीड कब पड़ती है, इसकी नीड क्या क्या पड़ती है, फिश ऑयल, एग, अंडा, सनलाइट की भी जरूरी पड़ती है, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की बात करती है तो ये रिप्रोडक्टिव, जिसको हम आजकल नॉर्मली भाषा में युवा अवस्था में जो भी पर्सन है उनको पता भी होगा कि रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है ये ब्यूटी विटामिन होता है, ये ब्यूटी विटामिन भी होता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब यानी किसी चीज को जनन करना, किसी चीज को पैदा करना। तो ये रिप्रोडक्टिव लॉस एबिलिटी टू लॉन ए चाइल्ड, इसलिए विटामिन ई की कमी से होता है जो संतान की उत्पत्ति में कमी हो जाती है, किसी की संतान नहीं हो पाती है, तो ये विटामिन ई की कमी दर्शाता है, जिसमें आपको सोर्स
वेजिटेबल्स, ऑयल, बटर, मीट, टमाटो, अनाज का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और ये विटामिन ई अगर आप चाहें तो ये मैन भी हो सकता है, ये ब्यूटी विटामिन है। इसको याद रखने के लिए DBI कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछ भी सकता है अक्सर जो है। इस विटामिन ई से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विटामिन डी से, विटामिन सी से, विटामिन 12 से आने की कम चांस है। तो इतना याद रखिएगा। और विटामिन के की बात करते हैं, तो विटामिन के की कमी से होता है लॉस, कटिंग्स ऑफ कलेक्शन ऑफ आवर कलेक्शन, रक्त थक्का नहीं बन पाता है, कलेक्शन ऑफ आवर ब्लड हमारा रक्त थक्का नहीं बना पाता है। विटामिन के की कमी से किसी का ब्लड रक्त थक्का नहीं बना सकता है। इसको कंप्लीटली ठीक करने के लिए ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना है, टमाटो खाना है, मिल्क पीना है, सोयाबीन खाना है ना। ये सस्टेटिव आंत खाना है, यानी किसी भी मीट मछली ये इस का आंत खाना है। ये हीमोफोबिया होता है, ये ऐसी है, ये हीमोफोबिया होता है। रोयल डिस्कसेस होता है, शाही रोग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं, हीमोफोबिया कहते हैं, रोयल डिस्कसेस कहते हैं। तो इतनी पॉइंट्स को याद रखिएगा। विटामिन B2 से लेकर के विटामिन BK तक, ठीक है, विटामिन के तक का आप पॉइंट को याद रखिएगा, ताकि आपको कोई भी सवाल किसी भी विटामिन की वजह से, कमी की वजह से छूटे नहीं। और आगे की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं, तब तक लगातार बने रहें। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं खनिज मिनरल्स की। मिनरल्स, मेटल्स तथा नॉन मेटल्स एंड देयर सॉल्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स और उसके सॉल्ट पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे सोडियम आयन, Na आयन, पोटेशियम आयन, है ना, पोटेशियम आयन लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना। तो ये सब क्या है? खनिज। क्या है? ये सब खनिज है। अब बात करते हैं क्लोरीन Cl, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ HCl, यानी संश्लेषण ऑफ HCl। HCl का क्या है? संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ HCl। मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस इन आवर बॉडी। HCl का घोल जब हम पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो गैस बनने लगती है। क्या बनने लगती है? गैस बनने लगती है। तो इसी की मात्रा को मेंटेन करने के लिए HCl घोल पिया जाता है। बच्चों में जब गैस बनती है तो HCl घोल पिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये एसिड बेस को मेंटेन किया जाता है, बैलेंस इन आवर बॉडी। इट्स डिफिशियंसी के लोअर हंगर लेवल, जिसकी वजह से भूख बहुत कम लगती है। जब गैस आपको बढ़ जाए तो आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये अगर गैस बनती है तो क्लोरीन HCl का घोल पीते हैं तो ये क्या करता है? एसिड बेस को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। काम्स इन मसल्स, पूरी बॉडी में आपको दर्द होगा,
पूरी बॉडी में क्या होगा, पेन होगा। इसकी वजह से HCl क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की कमी की वजह से, जिसका सोर्स होगा फूड कंटेनिंग सॉल्ट, नमक युक्त पदार्थ खाना है, नमक युक्त भोजन खाना है, सी फूड खाना है, समुद्री भोजन खाना है जिसमें नमक हो, नमक की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे भोजन का सेवन करना है जिसकी वजह से आपका एसिड-बेस बैलेंस मेंटेन हो जाए, क्लोरीन की कमी मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सल्फर की। थर्ड पॉइंट, सल्फर इट इज ए कंपाउंड ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। यह कंपाउंड है यानी ग्रुप है प्रोटीन एंजाइम्स का और उसके कोएंजाइम्स का यानी एंटी एंजाइम्स का। इट डिफिशियंसी ऑफ अफेक्ट प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, इसको बोलेंगे उपापचय, मेटाबॉलिज्म, METABOLISM, मेटाबॉलिज्म है ना। इसकी वजह से, इसकी कमी से उपापचय में कमी आता है, आपकी बॉडी में पाचन क्रिया बहुत कम होती है, जिसको सोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको मिल्क लेना होगा। इसका सोर्स है मिल्क लेना होगा, मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उसको खाना होगा, अंडा खाना होगा, मीट खाना होगा। ये सब आपकी पाचन शक्ति को क्या करती है, मजबूत करती है। तो सल्फर लेना, सल्फर की कमी से क्या क्या होती है, क्या क्या डिस्कसेस होती है, तो यहाँ तक जाने हैं। और भी है, और भी पॉइंट्स हैं सल्फर, क्लोरीन, खनिज, मिनरल्स के बारे में, तो और कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के नए क्लास में, फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम बताने वाले हैं मैग्नीशियम के बारे में, खनिज के बारे में। खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो मेटल नॉन मेटल से मिल के बना होता है। आप इससे पिछली वाली वीडियो में जरूर जाके देखिए, जो हम बताए हैं सेम वैसा ही पॉइंट है। ठीक है, इसे पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो खनिज मेटल, नॉन मेटल तथा उनके मिक्सचर होते हैं, मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो उसी खनिज के बारे में बात करेंगे। खनिज का क्या उपयोग होता है हमारे जीवन में, हमारे भोजन में, हमारे फूड में। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिर से नए क्लास की, खनिज की ओर। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैग्नीशियम है। पहला मैग्नीशियम है, पहला खनिज मैग्नीशियम है। कुछ पॉइंट आपको इससे पिछली वाली क्लास में बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट, और इस क्लास का पहला पॉइंट ये है कि मैग्नीशियम इट एक्टिवेट एंजाइम्स, यह एक्टिवेट एंजाइम्स यानी सक्रिय एंजाइम्स। इट इज कंपाउंड ऑफ बोन्स एंड टीथ, यह तीत, दांत तथा हड्डियों का घटक होता है। कंपाउंड का मतलब होता है घटक। क्या होता है, घटक। यह दांत तथा हड्डियों के घटक होते हैं। यह दांत और हड्डियों को मजबूत
मेंटेन बनाए रखने में इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके सोर्स क्या है, इसको मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म अगर आप पाना चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो इसके सोर्स है मीट खा सकते हैं, सेल्स अनाज खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है, इतना चीज खा सकते हैं, तो जिससे आपकी मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी आपकी बॉडी में। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट भी मैकेनिज्म है, यह भी एक खनिज है, कंपाउंड ऑफ विटामिन B12। ये विटामिन B12 का कंपाउंड है, घटक है। किसका घटक है? कंपाउंड का मतलब हमेशा याद रखिएगा घटक होता है, ठीक है। यह कंपाउंड ऑफ विटामिन B12 का घटक है, ठीक है। इट डिफिशियंसी केसेड एमीनिया डिस्केसेस, इसकी कमी से एमीनिया रोग होता है। क्या होता है? कोबाल्ट की कमी से एमीनिया रोग होता है। डिस्केसेस, इट डिफिशियंसी केसेस एमीनिया डिस्केसेस, सोर्स इसका है, इसको कोबाल्ट की अगर कमी ना हो तो आप इस सोर्स की मदद से, मिल्क की मदद से, चीज की मदद से, मीट की मदद से और ईटीसी यानी इत्यादि, ठीक है, इसकी मदद से आप कोबाल्ट की पूर्ति अपनी बॉडी में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी एक क्या है? मैकेनिज्म है, खनिज है। कैल्शियम भी एक क्या है? मैकेनिज्म है, खनिज है, जो हमारी बॉडी में मेजर करता है। इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, या बोन्स हड्डी तथा दांतों का मेजर महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है। इसकी उपयोग इट हेल्प टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मसल, यह ब्लड और मसल्स बनाने में काम आते हैं। कैल्शियम का उपयोग ब्लड तथा मसल्स बनाने में, इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मसल एंड कॉन्ट्रेनियम एंड हार्ट फंक्शन, यह रुधिर तथा पेशीय संकंदन, संकुचन तथा हृदय कार्यकी में सहायक होते हैं। यानी यह रुधिर का मतलब होता है ब्लड, क्या होता है? ब्लड, तथा पेशीय संकुचन, यानी कहीं भी बॉडी का मूवमेंट यहाँ पे होगा पेशीय संकुचन, है ना, यह ज्वाइंट संकुचन तथा हृदय कार्यकी में सहायक होता है। हृदय में ब्लड की जरूरत होती है, इसके कार्य में सहायक होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम का उपयोग ऐसे होता है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, यह बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत कमजोर नाजुक होते हैं, उसको मोर अमाउंट कैल्शियम की नीड पड़ती है। और प्रेग्नेंट वुमेन को ऑलरेडी, क्योंकि उसको जब वो इसको इन हॉस्पिटल में उसका जब डिलीवरी होता है उसमें इसका ब्लडिंग ज्यादा होता है, इस वजह से इसको कैल्शियम की नीड पड़ती है, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन बनता है, और जितना ब्लड रहता है उतना उसके लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है। इन डिफिशियंसी, इट डिफिशियंसी किस रिक्टिस डिस्केयर, इसकी कमी से रिक्टिस बीमारी हो जाती है। रिकेटस बीमारी हो जाती है। अगर ब्लड की कमी पड़ जाती है तो इसके कमी से रिकेटस बीमारी हो जाती है, जिसकी सोर्स इसका है ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, यानी हरी पत्तीदार सब्जी खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, गरम यानी ये बादाम खा सकते हैं, फिश खा सकते
इसकी सोर्स है जो आपके कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम को कंप्लीटली पूरी करती है आपकी बॉडी में। तो अब बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन की बात करेंगे इसे अगली क्लास में। अभी इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं हम भी, फिर आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन NaCl, इसको ये है आयोडीन, ठीक है, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं, नमक। आपको तो पता ही है कि नमक की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो नमक मदद करता है, इट हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। यह थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बनाने में मदद करता है। थायरोक्सिन बनाने में थायराइड ग्लैंड में मदद करता है, ठीक है। दूसरा है इट डिफिशियंसी केसेस, गिल्टी केसेस, इसको गिल्टी कहते हैं। गिल्टी, घेघा रोग कैसे कहते हैं इसे, इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से आपको घेंघा रोग हो सकता है। घेंघा रोग हो सकता है। तो इसकी सोर्स ये है, आप फिश खा सकते हैं, है ना, सी फूड खा सकते हैं, जो बीच वाले फूड है उसको खा सकते हैं, सॉल्ट कंटेनिंग फूड खा सकते हैं, जो जितने भी नमक युक्त पदार्थ है उसको खा सकते हैं। इतना आप खा के आयोडीन की कमी को मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस इट प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ विथ कैल्शियम। फास्फोरस उपस्थित होता है बोन्स और टीथ, हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम के साथ। इसके साथ कैल्शियम के साथ प्रेजेंट होता है फास्फोरस हड्डी तथा दांतों में। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फास्फोलिक। यह न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, घटक है, कंपोनेंट, समझ गया। इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फास्फोलाइट एंड एटीपी। एटीपी का एडोसिन ट्राइफास्फेट होता है, एडोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है, एटीपी आप ध्यान रखिएगा। इट डिफिशियंसी अफेक्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ, आपकी वृद्धि रुक सकती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी रुक सकती है, ठीक है। इसका सोर्स है मिल्क, एग, चीज, है ना, पनीर खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। इसकी कमी से क्या क्या हो सकती है, ग्रोथ रुक सकती है, ग्रोथ डाउन हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी रुक सकते हैं, उपापचय, ध्यान रखिएगा, उपापचय, ठीक है, ये आपकी रुक सकती है। तो इतनी पॉइंट को कवर किए हैं अभी, और आगे की पॉइंट और है, तब तक आप नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। आइए जानते हैं आयरन के बारे में। इट इज कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन। यह
हीमोग्लोबिन के घटक होते हैं। किसके घटक होते हैं? हीमोग्लोबिन के घटक होते हैं। इसको पॉइंट को नोट रखिएगा। डिफिशियंसी केस एनीमिया डिफिशियंसी, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इन वुमेन कंपेयर टू मैन। इसमें ये आयरन की सबसे ज्यादा नीड होती है औरत वुमेन्स के अंदर, वुमेन के अंदर एज कंपेयर टू मैन, है ना। पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में आयरन की सबसे ज्यादा नीड होती है। तो इसको याद रखिएगा। सोर्स इसका है स्पिंच, पालक होता है, मेथी होता है, मिल्क होता है, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो सकता है। ठीक है। इसको पॉइंट कवर करने के लिए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। बाद वाटर की बात करते हैं, जल की। अब जल की सबसे महत्वपूर्ण काम ये है, आप तो जानबे करते हैं कि जल का काम क्या क्या है। जल में कोई एनर्जी नहीं होती है, जल के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, लेकिन हमारे बॉडी में कितने परसेंट जल चाहिए? 60 से 80% चाहिए। 60 से 80% जल चाहिए, 60 to 80%। ठीक है, जल चाहिए। आवर बॉडी डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर बट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी। हमारे बॉडी में कोई एनर्जी नहीं मिलता है पानी से, लेकिन पानी सबसे ज्यादा नीड होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे बता रहे उसका काम क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके क्या प्रोसेस है। ठीक है। पहला, एक्ट ऑन दिस मेटाबॉलिक सब्सटेंस, यह उपापचय पे एक्ट करता है। यह उपापचय यानी पचने वाले जितने भी पदार्थ हैं उस पे क्या करता है, ये एक्शन करके उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। हेल्प इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, यह एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है इन आवर बॉडी। ठीक है। कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। क्या हमारे बॉडी का क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सट्रैक्शन, यह हमारे बॉडी में डाइजेशन, पाचन के लिए मदद होता है। ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और एक्सट्रैक्शन, जब हम सुबह फ्रेश होते हैं तो एक्सट्रैक्शन वाटर ही करता है। कौन करता है? वाटर ही करता है। एक्सट्रैक्शन वही करता है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम फ्रैक्शन बाय एक्टिंग ऑन इन आवर बॉडी। अगर हमारा बॉडी में मान के चलिए फूड खा लिए, वाटर नहीं पिए, जिसकी वजह से उसके अंदर जो काम होती है, फूड का जो डाइजेशन होता है, उसका जो छोटे छोटे पार्ट में जो टुकड़ा होता है, तो वाटर की मदद से ऑर्गन्स के बीच में घर्षण को कम करता है। क्या करता है? वाटर की मदद से ऑर्गन्स के बीच में घर्षण को कम करता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करेंगे रफेज के बारे में, रफेज के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं रफेज, रेशा के बारे में। इट इज फाइब्रस सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड, यह फाइब्रस सब्सटेंस होता है, रेशेदार सब्सटेंस होता है जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इट इज नॉट डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी, देयरफॉर इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी में नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, और यह हमारे शरीर में इसलिए भाग भी नहीं लेता है। ठीक है। शरीर की वृद्धि, ग्रोथ, डेवलपमेंट में कोई भाग नहीं लेता है। Therefore it does not participate, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। क्या होता है? भाग लेना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इन आवर बॉडी। ठीक है। इट ऑब्टेन्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इसको सेलुलोज के फॉर्म में लिया जाता है फ्रॉम फूड। कहाँ से? फूड से सेलुलोज के फॉर्म में इसको पाया जाता है। ठीक है। रफेज रेशा को इट इज ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया इक्वली
प्रेजेंट इन आवर इंस्टेटाइन। इसको बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ी जाता है। इसको बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, जो हमारे इंस्टेटाइन में प्रेजेंट होता है, इंस्टेटाइन में यानी आंत में प्रेजेंट होता है। इट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। इसके रहते हुए हमारे बॉडी में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके क्योंकि वाटर इसको अनडाइजेस्ट से डाइजेस्ट करके उसको आउटपुट बाहर करने में मदद करता है। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वाटर मटेरियल एंड अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द आवर बॉडी। यह क्या करता है, वाटर के द्वारा ये निकाला जाता है, जो बॉडी में हमारे अनडाइजेस्ट होते हैं उन पार्ट को निकाला जाता है। अभी हम आपको बताए थे। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, भोजन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सुरक्षा दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है ड्राई स्टोरेज, दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज से ड्राई जैसे सूखे हुए पदार्थ, सूखा पदार्थ क्या क्या हो सकता है, सूखा फूड क्या क्या हो सकता है, तो शुगर हो सकता है, चीनी, ये सब सूखे पदार्थ है। फ्लोर, आटा, है ना, ये सब ग्रेन्स, अनाज जितने भी है ये सब सूखे पदार्थ है। तो ये सब का ड्राई स्टोरेज एक अच्छे सी बर्तन में रखा जाता है। अच्छा सा बर्तन जो करीब बढ़िया रहे और उसको कई दिनों तक चले, उस बर्तन में इसको ड्राई स्टोरेज के फॉर्म में रखा जाता है। दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज पेरिशेबल फूड यानी नाशवान पदार्थ फूड जो होता है, भोजन होता है। जैसे मान के चलिए कोई भोजन बना लिए, आज सुबह बना लिए, कल के लिए वो खराब हो सकता है, कल के लिए वो खराब हो सकता है, तो उसको कोल्ड स्टोरेज करके फ्रिज में रखा जा सकता है। फ्रूट को फ्रिज में रखा जा सकता है ना, वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखा जा सकता है, चीज को फ्रिज में रखा जा सकता है, बटर को फ्रिज में रखा जा सकता है। तो दो है, थोड़ा सा पॉइंट ही है कंजर्वेशन ऑफ फूड। इसके बाद वुमेन्स साइकोलॉजिकल पढ़ेंगे, वुमेन्स बॉडी के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फूड एट कमर्शियल स्केल, fruit and vegetables are kept in cold storage। अधिकतर ज्यादा तौर पे देखा जाता है कि फूड को वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, है ना, इसको ठंडे स्थानों पे रखा जाता है। कमर्शियल स्केल यानी कि इसको जो है अधिकतर तौर पे इसको ठंडे करके ही रखा जाता है और ठंडे स्थान पे ही रखा जाता है, क्योंकि ठंडे चीजों में फ्रूट और वेजिटेबल्स लंबे समय तक चलता है। मिल्क इज स्टोरेज बाय एस्ट्यूनिलेशन, है ना, प्रोसेस। ये पश्चुकरण प्रोसेस जो होता है जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तथा 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। बार बार दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको ठंडा रखा जाता है। इससे कम होता है तो मिल्क खराब हो सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग वाटर फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर अधिकतर पानी रहता है वाटर में या फूड में, अधिकतर पानी रहता है फूड में, वेजिटेबल्स में, तो उसको निकालने के लिए डिहाइड्रेशन करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, यानी उसके पानी को जलाते हैं, हटाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, है ना, गर्म करके उसको पानी पे हटाते हैं। फॉर द प्रिजर्विंग लॉन्ग टाइम
द फूड वी एड शुगर और सॉल्ट इन द फूड। अगर हम भोजन को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसमें नमक या चीनी डाल करके इसको रख सकते हैं, क्योंकि नमक चीनी क्या करता है, कीटाणुओं को प्लाज्मीकरण करके इसको जो है लास्ट में डिस्ट्रॉय करके मार देते हैं। तो नमक और चीनी डाल करके फूड को, भोजन को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इट एक्सेस ऑफ शुगर और सॉल्ट plight the microbial cells as a result their microbial cells destroyed, और लास्ट में इसको अंततः क्या कर देते हैं, मार देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए बच्चे जो भी है देख रहे हैं तो सभी प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, सभी शेयर करें, लाइक करें, सेव करें वीडियो को, और बार बार जरूर वॉच करें इसको, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को एंड करके अगली टॉपिक में होगा तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन्स साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो।